सुदूर पहाड़ों की गोद में बसा था एक छोटा सा गांव, जिसका नाम था धर्मपुर। पहाड़ों और जंगल के बीच होने की वजह से उस गांव की सुंदरता देखते ही बनती थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ खेतों में हल चलने लगते थे। गाय भैंसों के गले की घंटियां पूरे गांव में गूंजती थीं और चिड़ियों की चहचहाहट से ये दृश्य और भी मनोरम हो जाता था। गांव के लोग स्वाभाविक तौर से मेहनती और ईमानदार स्वभाव के थे, लेकिन उसी गांव में एक घर ऐसा भी था जहां बैलों के गले की घंटी की आवाज और चिड़ियों की बोली सब खर्राटों के शोर में दब जाते थे। जी हाँ, खर्राटे, दिन भर चलने वाले खर्राटे। क्योंकि उस घर में एक ऐसा आदमी रहता था जो शायद घोड़े नहीं, पूरा तबेला ही बेचकर सोता था। उसका नाम था भोला, जो 25 साल का एक हट्टा कट्टा नौजवान था, मगर शायद अपनी उम्र का आधे से ज्यादा भाग उसने सोने में ही बिता दिया था। भोला स्वभाव से बहुत ही लापरवाह और आलसी किस्म का आदमी था। काम के डर से तो ऐसे भागता था जैसे गधा पानी से भागता हो। ऐसा लगता था जैसे उसने बिस्तर पर ही अपना सारा संसार बसा लिया हो। ए भोला, सूरज सिर पर आ गया रे। तू उठेगा भी या बुढ़ापे तक बिस्तर ही खींचता रहेगा? पता नहीं कैसे इतना सो लेता है। इसकी कमर भी दर्द नहीं करती क्या? माँ, क्यों परेशान कर रही है? देखना मौसम कितना ठंडा हुआ है, बिल्कुल सोने लायक। बस थोड़ी देर और सो लेने दे। वैसे भी अभी तो बस 12 ही बजे हैं। भगवान कसम इतना अच्छा सपना देख रहा था कि मैं राजा बन गया हूँ, पर तूने आकर सब खराब कर दिया। राजा? और वो भी तू? और राजा बनकर राज किस पर करेगा? लोगों के बिस्तर पर? यही नौबत रही ना बेटा, तो राजा का सपना तो दूर, ढंग का भिखारी भी नहीं बन पाओगे, क्योंकि उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है मांगने की। अरे पिताजी, जब इंसान की किस्मत साथ देती है ना, तो उसे बिना मेहनत के ही सब कुछ मिल जाता है। मैं तो बस भगवान से यही मनाता हूँ कि जल्दी ही मेरी भी किस्मत चमक जाए, तब सच में राजा जैसी जिंदगी जीऊंगा। भोला के माँ बाप कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वे लोग भोला को सुधारने की कोशिश करते करते थक चुके थे। ये दिन की वही कहानी थी। माँ बाप खेत में खटते और भोला घर में पसरा रहता। भोला की दिन भर की दिनचर्या बस यही थी। दोपहर तक सोते रहना, फिर अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना, और शाम को अपनी बेवजह की जरूरतों के लिए लोगों से उधार लेना। अरे महेश भैया, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई आपसे। कैसे हैं आप? बहुत दिन बाद तो मिलोगे ही भोला। आखिर पैसे जो ले रखे हैं तुमने मुझसे, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलता? मुझे देखते ही किसी न किसी बहाने से तुम वहां से छंपत हो जाते हो, और आज भी अगर मैं चुपके से तुम्हारे सामने नहीं आता तो तुम तो भागने ही वाले थे। अरे नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो आपको देखा ही नहीं था। और भैया, मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगा, मेरा विश्वास कीजिए। भोला, तुम्हारा विश्वास करने के चक्कर की सजा ही आधा गांव भुगत रहा है। जल्द से जल्द मेरा पैसा वापस करो, वरना मैं तुम्हारे अम्मा बाबूजी से बात करूंगा। अरे नहीं भैया, ऐसा मत कीजिएगा। पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है भोला, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। ये बोलकर महेश चला जाता है। भोला मन ही मन सोचता है, बड़ा आया मुझे मेहनत का पाठ पढ़ाने। अगर इंसान दिमाग का सही इस्तेमाल करे तो पैसों के लिए मेहनत की कोई जरूरत ही नहीं है। ये भोला कभी नहीं सुधरेगा। इतने लोगों से उधार ले चुका है कि अब तो लोग इसे देखते ही रास्ता बदल लेते हैं। अरे भाई, सुधरने के लिए इंसान को खुद में शर्म आनी चाहिए, और इसमें तो वो भी नहीं है। दिन ऐसे ही बीतते गए और उधार बढ़ता गया। भोला न ही किसी का उधार देने की कोशिश करता और न ही कहीं कुछ काम करने के बारे में सोचता तो बस इस बारे में कि कैसे कुछ और लोगों से उधार ले सके ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। भोला की स्थिति देखकर माँ बाप का सब्र टूटने लगा था। अब तो उधार मांगने वाले घर तक आना शुरू कर चुके थे। माँ बाप ने कुछ लोगों का उधार चुकाया भी, पर भोला ने जितने पैसे उधार ले रखे थे वो चुकाना उनके बस की बात थी भी नहीं। एक दिन भोला के अम्मा बाबूजी ने फैसला कर लिया कि बस
अब और नहीं। बेटा, अब हम और नहीं संभाल सकते। समाज वाले हम पर थूक रहे हैं और हम तेरी इस आदत से परेशान हो चुके हैं। या तो तू अब कुछ काम शुरू कर दे या तो ये घर छोड़कर चला जा। हाँ न भोला, हमने तुझे बड़ा किया पर अब और नहीं। जा, या तो कुछ कमा के ला या अपनी जिंदगी खुद संभाल। भोला लेटा हुआ था। उसे ये सब मजाक लग रहा था। मुस्कुराते हुए बोला, काम तो मुझसे होने से रहा, और रही बात घर छोड़ने की तो मैं छोड़ दूंगा। बस थोड़ी देर सो लेने दो, फिर चला जाऊंगा। ये बात सुनकर पिताजी को गुस्सा आ गया। उन्होंने भोला का हाथ पकड़कर उसके सामान के साथ उसे घर के बाहर निकाल दिया। भोला, जो हमेशा खुद को राजा समझता था, उस दिन एकदम भिखारी जैसा महसूस कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर तक वो दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहा, शायद इस उम्मीद में कि पिताजी दरवाजा खोल देंगे। पर जब उसे समझ आया कि दरवाजा नहीं खुलेगा तो उसने बिना कोई जवाब दिए रात के अंधेरे में अपना सामान उठाया और निकल पड़ा गांव छोड़कर। भोला जाते समय भी बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। शायद उसे अब भी उम्मीद थी कि उसके माँ बाप उसे वापस बुला लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भोला पूरे दिन बिना कुछ खाए चलता रहा। उसके गांव और अगले गांव के बीच में एक जंगल पड़ता था और बड़े बड़े पहाड़ भी थे। गांव से बाहर निकलते ही रास्ते सुनसान हो चुके थे। शाम का समय हो रहा था और आसमान में काले काले बादल लग चुके थे। बादल गरज रहे थे। वह जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाने लगा। वो अगले गांव से बस थोड़ी ही दूर पर था। बादल गरज रहे थे और मौसम बारिश का बन चुका था। थोड़ी ही देर में बहुत जोरों की बारिश शुरू हो गई। भोला बारिश में फंस गया। वह एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। काले बादल, शाम का समय और जोरों की हवा और पानी। ये बारिश इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं थी। भोला पेड़ के नीचे खड़ा ही था कि तभी उसे सामने एक गुफा दिखी। भोला जानता था कि यह कौन सी गुफा है। उसने इस गुफा के बारे में सुना हुआ था कि लोग उस गुफा को भूतिया मानते थे और इसी वजह से कोई वहां नहीं आना चाहता था। पर बारिश से बचने का यही एक तरीका था और भोला भूतों में विश्वास भी नहीं करता था। इसीलिए वह दौड़कर उस गुफा में जाकर छुप जाता है। रात हो चुकी थी और बारिश भी रुक चुकी थी। भोला वहीं बैठा सोच रहा था। ना घर, ना पैसा, ना खाना, क्या करूं मैं अब? एक तो ये कठोर और मतलबी जमाना जो बिना मतलब के किसी को एक फूटी कौड़ी भी न दे। काश कोई ऐसा होता जो मेरी हालत को देखकर मुझे थोड़ा खाना, पैसे और सोने के लिए थोड़ी जगह दे देता। आग लगे ऐसी दुनिया में जहां लोग दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते और केवल खुद के लिए ही मेहनत करते रहते हैं। तभी भोला देखता है कि एक आदमी अपनी भैंसों के साथ उस गुफा के पास से गुजर रहा है, पर उस इंसान के चेहरे पर डर साफ दिख रहा है। भोला को एक आइडिया आता है। वह जल्दी से गुफा के अंदर जाकर छुप जाता है और आवाज बदलकर बोलता है, सुनो रक्त, मैं इस गुफा का राक्षस बोल रहा हूँ। मैं यहाँ बहुत दिनों से रहता हूँ, पर तुम गांव वालों ने कभी मेरी सेवा नहीं की। पर अब मैं और नहीं सहूंगा। अगर कल से तुम लोगों ने रोज सुबह शाम मेरे लिए खाने का सामान लाकर गुफा के द्वार पर नहीं रखा तो मैं तुम सबके खेतों की फसल जला दूंगा और तुम लोग भूखे मरोगे। आवाज सुनकर आदमी डर के मारे कांपने लगा। आदमी अपनी भैंसों को वहीं छोड़कर भागना शुरू कर देता है और भागते भागते गांव में पहुंचता है। चौपाल पर पहले से ही कुछ लोग बैठे हुए थे। वह सारी बात उन लोगों को बताता है। सभी लोग डर के मारे सफेद हो गए थे। तुरंत ही पंचायत बिठाई गई। मैंने अपने बाप दादा से सुना था इस गुफा में कोई राक्षस रहता था। शायद सच है। हमें उसकी बात माननी चाहिए, वरना कहीं हमारी फसल ना उजड़ जाए। अगले दिन से रोज गुफा के बाहर खाना, दूध, फल रखा जाने लगा। भोला अंदर आराम से खाता, सोता और मजे करता। वाह रे दुनिया, जो मेहनत नहीं कर सकता वो भी राक्षस बनकर राज कर सकता है। वैसे तो मेरी अम्मा रोज ही मुझे कहती थी कि तू राक्षस पैदा हुआ, हम लोगों को खाकर ही चैन लेगा। पर यहां तो राक्षस बनके ही इतने मजे आ रहे हैं कि पूछो मत। सीतापुर में अब एक अजीब सी दहशत फैल चुकी थी। सब कहते
गांव के बाहर वाली गुफा में कोई राक्षस बस गया है। गांव के बुजुर्ग, पंडित और मुखिया सब इकट्ठा हुए। अगर सच में राक्षस है और उसे खाने की चीजें चाहिए तो हम गांव की भलाई के लिए हर दिन कुछ न कुछ रखते रहेंगे। लेकिन आखिर कब तक हम उसे खाने पीने के सामान देते रहेंगे? ऐसे तो हमारे गांव का सिर्फ एक ही काम रह जाएगा, राक्षस की आवश्यकताओं को पूरा करना। क्या किसी हवन या पूजा पाठ से इस विपत्ति से छुटकारा नहीं मिल सकता? कोई कुछ नहीं बोला। सभी उस राक्षस से बचना चाहते थे, पर कैसे ये किसी को भी पता नहीं था। इस तरह रोजाना दोपहर तक एक आदमी गुफा के बाहर खाने पीने का सामान रखकर चला जाता। एक दिन जब एक आदमी खाना रखने आया तो भोला को थोड़ी मस्ती सूझी। भोला आवाज बदलकर बोला, हाँ हाँ हाँ, आज मेरा खाना खाने का मन नहीं है। आज तो मैं इंसान खाना चाहता हूँ। रुको, आज मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। हा 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 हा। ये सुनते ही खाना पहुंचाने आया आदमी डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और फिर उठकर पूरी जान लगाकर गांव की तरफ भागा। ये देखकर भोला को खूब हंसी आई, पर जल्द ही उसे एक बात खटकने लगी। रोज वही खाना, वही थाली, कोई चटाई तक नहीं रखता और इस ठंडी जमीन पर बैठ बैठ कर पीठ भी दुखने लगी है। अब उसे और आराम की चीजें चाहिए थीं। सुनो गांव वालों, गुफा का राक्षस बहुत नाराज है। अब सिर्फ खाना नहीं, एक गद्देदार चटाई और रजाई भी चाहिए। अगले ही दिन खाना तो आया ही, साथ में नई चटाई, मोटी रजाई और तकिया भी आया। भोला उछल पड़ा। अब तो उसकी गुफा एक छोटा मोटा कमरा बन गई थी। अब गांव में दो बातें चल रही थी। एक खेमा कहता कि अगर हम राक्षस की बातें मानेंगे तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरा खेमा कहता, कुछ तो गड़बड़ है, ना तो किसी ने राक्षस को देखा, ना ही आवाज का ठिकाना पता चला। ऊपर से राक्षस गद्दे और तकिए क्यों मांगेगा? पर डर इतना था कि कोई गुफा के पास रुकता तक नहीं। अब भोला को गुफा में अंधेरा अखरने लगा। सोचते सोचते उसने अगली बार फिर डरावनी आवाज में बोला, अब मुझे रोशनी चाहिए। लालटेन और दीवार पर टांगने के लिए कीले भी, साथ ही हफ्ते में एक बार हलवाई की मिठाई होनी चाहिए। अब गांव के लोग काफी नाराज हो चुके थे। उन्हें अब राक्षस पर गुस्सा आने लगा था। वे राक्षस की फरमाइशें पूरी न करने की बात साफ साफ बोल देना चाहते थे, पर डर के मारे कोई भी इसकी हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी गांव में एक 20 साल का लड़का था, विनय, जो हमेशा सवाल करता था और जब तक किसी तथ्य को सही साबित नहीं कर लेता तब तक उस पर विश्वास न करता। कभी किसी ने राक्षस को देखा है या सिर्फ हम सभी एक आवाज से ही डरे जा रहे हैं? हमें पहले ये जान लेना चाहिए कि कहीं हम किसी इंसान को तो राक्षस बनाकर नहीं बैठे। विनय को यकीन था कि ये कोई इंसान है, राक्षस नहीं, पर गांव वाले उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते। अब भोला ने हद पार कर दी। गुफा का राक्षस कहता है अब उसे एक बिजली का जनरेटर चाहिए और हर रविवार को मुर्गा और चाय भी चाहिए। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। इतनी ज्यादा मांग? लगता है अब हमें कोई उपाय सोचना ही होगा। अगर वो राक्षस है तो किसी ने उसे देखा क्यों नहीं? और राक्षस को सोफा, टीवी और बिजली क्यों चाहिए? राक्षस है या नहीं ये जानना जरूरी है, लेकिन कोई खतरा मोल नहीं ले सकता। सभी लोग इस विषय पर विचार विमर्श कर रहे थे, पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। इसी बीच भोला ने गुफा से एक नई आवाज निकाली। अब राक्षस को मनोरंजन चाहिए। मुझे अपना फेवरेट सीरियल टुन टुन भौजी का अत्याचार और हमार पतोहिया लाखों में एक देखना है। इसलिए गुफा में बिजली और टीवी का पूरा बंदोबस्त हो। अब तो ये राक्षस टीवी देखना चाहता है, ये कोई मजाक लग रहा है। अरे वाह, देखो भले ही राक्षस है पर टीवी सीरियल कितने अच्छे देखता है। ये दोनों टीवी सीरियल तो मुझे भी बहुत पसंद हैं। अभी कल ही टुनटुन भौजी अपने देवर के एक मुट्ठी बाल नोचकर भागी और नाले में गिरी थी। आज देखो वो बाहर निकलती है,
या आज भी नाले में ही रहती है? अरे दादी, ये सब क्या मोह माया में परेशान रहती हो? वैसे भी सीरियल की कहानी खत्म होने से पहले कहीं तुम्हारी कहानी ना खत्म हो जाए। नास पीटे, रुक जा। टुनाटुन भौजी ने तो एक मुट्ठी बाल ही नोचे थे, मैं 2 मुट्ठी बाल नोच लूंगी तेरे। ये हंसी मजाक और ठिठोली हो ही रही थी कि विनय ने कहा, मजाक की बात तो ठीक है, पर आप सभी खुद सोचिए, क्या कोई राक्षस टीवी देखता है भला? सभी लोग सोचने लग गए कि विनय की बात में दम तो है। अभी तक सबका डर कम हो चुका था और सभी ये चीज समझ रहे थे कि वो राक्षस नहीं, कोई और ही है। विनय ने तय कर लिया, अब समय आ गया है सच बाहर लाने का। रात को वह अपने दोस्त बबलू के साथ एक योजना बनाता है। भाई, हम दोनों अगली रात को गुफा के पास छुप कर देखेंगे कि वहाँ से कौन बोलता है। लेकिन अगर राक्षस सच में हुआ तो? अरे भाई, वैसे भी टीवी देखने वाला अगर सच में भी राक्षस निकला तो उससे क्या डरना, वो अपनी टीवी देखने में ही परेशान रहेगा। अगली रात दोनों लड़के छुपते हैं झाड़ियों में और गुफा के पास इंतजार करते हैं। उधर भोला मस्त है, अब उसके पास जनरेटर से बिजली भी आ गई थी। गांव वालों ने टीवी भी लाकर रख दिया था। भाई, राक्षस बनना तो मजेदार है। कौन सोचता था ये गुफा मेरी राजमहल बन जाएगी। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उस रात झाड़ियों में कोई छिपा बैठा है। अब राक्षस की डिमांड हद से ज्यादा बढ़ गई थी। अगली आवाज आई, गुफा का राक्षस अब एसी चाहता है और मोबाइल फोन, ताकि नेटफ्लिक्स भी देख सके। अब बहुत हुआ, कल हम गुफा का दरवाजा बंद कर देंगे, जो होगा देखा जाएगा। हाय रे, क्या बढ़िया जमाना आ गया है नेटफ्लिक्स का। काश रामू के दादा जिंदा होते तो हम दोनों भी नेटफ्लिक्स एंड चिल कर पाते। गुफा में कोई राक्षस नहीं है, एक आदमी है। वो गद्दे पर बैठकर अपना पेट खुजा रहा था और टीवी देख रहा था। और हाँ, उसने लुंगी पहनी थी। पर अपना पेट काहे खुजा रहा था? तो अपना नहीं तो क्या तुम्हारा पेट खुजाएगा? अरे दादी, हो रही होगी खुजली तो खुजा रहा था। तुम्हें सबके मामले में ताका झांकी क्यों करनी रहती है? हाँ, पर धोती पहन के पेट खुजाना, हाउ ओल्ड फैशन्ड। अब पूरा गांव एकमत हो गया, गुफा का राक्षस एक ठग है। आज रात गुफा के चारों तरफ आग जलाई जाएगी, धुआं निकलेगा तो जो भी अंदर होगा बाहर ही जाएगा। विनय, बबलू और मुखिया जी की अगुवाई में गांव वालों ने रात के अंधेरे में तैयारी शुरू कर दी। सभी लोग गुफा की ओर निकल पड़े। उधर भोला का दिन बड़ा शानदार चल रहा था। उसे नहीं पता था कि आज उसका आखिरी मजेदार दिन है। गांव वाले गुफा के चारों ओर सूखी घास, लकड़ी और पत्ते रख देते हैं। सब तैयार हैं तो आग लगाओ। चारों ओर से मशालें सुलगती हैं। धुएं के गुब्बार से पूरा जंगल गूंज उठता है। ये धुआं क्या हो रहा है भाई? बिजली गई, टीवी बंद, दम घुट रहा है। वो भागने की कोशिश करता है पर बाहर की आग देख रुकता है। धुआं अंदर बढ़ता है। अब उसके पास कोई चारा नहीं। गांव वाले चौकस खड़े थे। अचानक गुफा से भोला बाहर भागा। लो, यही है हमारा राक्षस। मैं राक्षस नहीं, भोला हूं। बस एक बार माफ कर दो, भूख ने मजबूर कर दिया था। तूने पूरे गांव को बेवकूफ बनाया, डराया और लूटा भी। और ऊपर से तेरे चक्कर में मेरा आज का सीरियल भी छूट गया। खैर, ये बता नालायक कि आज टुनटुन भूजी नाली से बाहर निकली कि नहीं? बेचारी 3 दिन से अटकी हुई है। भोला की कहानी सबके सामने थी। कैसे वो गांव से निकाला गया, कैसे गुफा में छिपा, कैसे उसने एक भोले आदमी की आवाज की नकल की और गांव को डराया, और कैसे लालच बढ़ता गया। गांव के सभी लोगों का डर खत्म हो चुका था। सभी बहुत खुश थे। एक आदमी ने पीछे से बोला, बताओ, तुम्हारे चक्कर में इतनी लकड़ी बर्बाद हुई? इतने में तो दादी का 2 बार अंतिम संस्कार हो जाता। सभी हंसने लगे और भोला को पकड़कर गांव की तरफ लौट चले। कुछ लोग भोला को पुलिस के हवाले करने की बात कहने लगे। वहीं कुछ लोग उसे पीटने की फिराक में थे। हर कोई अपने अपने हिसाब से भोला के लिए सजा की मांग कर रहा था। मुखिया जी अभी भोला की सजा तय करने की सोच ही रहे थे कि तभी दादी ने कहा, अरे, इस लड़के को पुलिस की कैद में रख के क्या मिलेगा? उसे तो वहाँ और मजा ही आएगा, क्योंकि वहाँ तो उसे मुफ्त में रहने और खाने की जगह मिल जाएगी, और ये तो वैसे भी अपने आलस की कैद में है। भोला का मुंह शर्म से झुक गया था। इसे ऐसी सजा दी जाए जिससे न सिर्फ इसे दंड मिले,
बल्कि ये एक अच्छा आदमी भी बनकर दिखा सके। मुखिया जी ने भी दादी की बात समझी और भोला को सजा सुनाई गई। भोला ने जो अपराध किया है वो उसने अपने आलसीपन की वजह से किया है, इसलिए अब से भोला को 3 काम करने होंगे। पहला, उसे सारे गांव वालों से माफी मांगनी होगी। दूसरा, उसे गांव के स्कूल की हर दिन सफाई करनी होगी। तीसरा, इसे गांव के स्कूल के बच्चों को पढ़ाना होगा और उन्हें ईमानदारी और मेहनत का पाठ सिखाना होगा। और जब तक सारे गांव वाले ये ना कह दें कि भोला सुधर गया है, तब तक उसकी सजा खत्म नहीं होगी और न ही वो गांव छोड़कर जा सकेगा। भोला ने सिर झुकाकर अपनी सजा स्वीकार कर ली। खैर, काम करके जब थक जाएगा तो मेरे घर रह लेना, साथ में बैठकर सीरियल देखेंगे। वैसे भी तुझे रहने के लिए कोई न कोई जगह तो चाहिए ही। अगली सुबह दादी जब भोला को उठाने जाती हैं, तो उसके बिस्तर के पास जाकर कहती हैं, हे राक्षस, उठ जा, सुबह हो गई है, मुंह धो के कुछ नाश्ता कर ले, फिर स्कूल की सफाई भी करनी है। पर कोई जवाब नहीं आया। दादी ने ध्यान से देखा तो पता चला कि बिस्तर खाली था। दादी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें समझ आ चुका था कि भोला भाग चुका है। उन्होंने घर का सामान देखा पर कुछ भी गायब नहीं था। वैसे दादी के घर में चुराने लायक कोई खास सामान था भी नहीं। दादी भागकर बाहर आई तो देखा कि भोला पास के ही स्कूल में सफाई कर रहा था। दादी का दिल भर आया। वो उसके लिए कुछ खाना लेकर पहुंची और काम के बाद उसे खिलाया। आज के खाने में भोला को अलग ही स्वाद आया, क्योंकि ये खाना उसने मेहनत करने के बाद खाया था। इसी तरह भोला अब रोज सुबह जल्दी उठकर अपने काम में लग जाता था और किसी को भी उसके काम से कोई शिकायत नहीं होती थी। सभी समझ चुके थे कि भोला अब सही रास्ते पर चल चुका है। भोला दिन भर काम करता और स्कूल के बच्चों को पढ़ाता था और रात में दादी के साथ बैठकर सीरियल देखता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। गांव के सभी लोग भोला के लिए कपड़े और जरूरत के सामान की व्यवस्था खुद ही करने लगे थे। एक दिन पंचायत बुलाई गई। मुझे लगता है कि जो पाठ हम भोला को समझाना चाहते थे वो उसे अब समझ आ चुका है। वो भी ये बात जानता है कि मेहनत के बिना मिले भोजन में वो स्वाद नहीं होता जो मेहनत से कमाए भोजन में होता है। हमें लगता है कि अब उसे उसके दंड से मुक्त कर देना चाहिए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गांव के स्कूल में शिक्षक की कमी है, तो क्यों न हम लोग भोला को गांव का शिक्षक बना दें और उसे हर महीने तनख्वाह भी देना शुरू कर दें। सभी इस बात पर राजी हो गए थे। भोला अब अपनी मेहनत के पैसे कमाने लगा था और खुशी खुशी अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। एक दिन शाम के समय भोला दादी के घर में बैठा हुआ था, पर आज भोला रोज की तरह हंस बोल नहीं रहा था। दादी बहुत देर से उसे देख रही थी। जब उनसे भोला की ये हालत देख ही नहीं गई तो वो भोला के पास आई और बोली, क्या हुआ रे भोला, तू इतना परेशान क्यों दिख रहा है रे बेटा? कुछ नहीं अम्मा, बस घर की याद आ रही थी। अम्मा और बाबूजी की भी बहुत ज्यादा। तो चला जा, मिल ले उन लोगों से, वो बेचारे भी तेरे लिए परेशान होंगे। वैसे भी माँ बाप अपने बच्चों पर गुस्सा होते हैं, पर उनके दुश्मन थोड़ी ना होते हैं जो अपने बच्चों से नफरत करें। जा बेटा, मिल के आजा अपने अम्मा बाबूजी से। पर अम्मा, उन लोगों ने तो खुद ही मुझे घर से निकाला था। अब वो लोग मुझे देखकर खुश क्यों होंगे? अरे पागल, जब किसी इंसान को चोट लगती है तो वो उस पर दवा लगाता है जिससे उसे दर्द होता है, पर वो दर्द उस चोट को ठीक करने के लिए ही दिया जाता है, न कि वो इंसान अपने शरीर से नफरत करता है इसलिए दर्द देता है। बेटा, तू मेरी बात मान, कल सुबह ही अपने घर जा। वैसे भी जब तक सुअर बन के रहता था तब तक उनके सिर पर पड़ा हुआ था। अब जब इंसानों वाले लक्षण तेरे अंदर आ रहे हैं तो तू उनसे दूर होना चाहता है। जा बेटा, देखना वो लोग तुझे गले से लगा लेंगे। भोला दादी की बात मान जाता है और अगली सुबह ही अपने गांव के लिए निकलता है। भोला अपने घर के दरवाजे पर जाकर खड़ा होता है। उसकी माँ उसे देखते ही गले से लगा लेती है। तभी उसके पिताजी भी वहां आते हैं। भोला उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगता है। पिताजी भी उसे गले से लगा लेते हैं। अब भोला बहुत खुश था। अब उसे अपना परिवार भी वापस मिल गया था और एक अच्छी नौकरी भी। और इसी तरह भोला का जीवन मेहनत करते हुए इज्जत के साथ चलने लगा और उसने सभी लोगों के कर्ज भी लौटा दिए।